आप देख रहे हैं खबर दोपहर। नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। आरबीआई की द्विमासिक मौद्रिक नीति का ऐलान। रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती। 6% से घटकर हुआ 5.75%। होम लोन हो सकता है सस्ता। बीते 5 साल में वैश्विक राजनीति में बढ़ा भारत का कद। ग्रोथ नेट इंडिया के 7वें वार्षिक सम्मेलन में विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। कहा, ग्लोबलाइजेशन फिलहाल मुश्किल दौर में, आर्थिक बदलावों को अमल में लाने में विदेशी नीति की अहम भूमिका। तकनीक के क्षेत्र में भारत को ग्लोबल लीडर बनाने के लिए कारगर रणनीति की जरूरत। हैदराबाद में सीआर राव एडवांस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर साइंस में आयोजित समारोह में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का संबोधन। गरीबी, भुखमरी, शिक्षा और बीमारी जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए इनोवेशन पर जोर। देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी। अगले 3 दिनों तक राजस्थान, मध्य प्रदेश और विदर्भ में गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं। मॉनसून अभी और कराएगा इंतजार। 8 जून को केरल पहुंचने का अनुमान। और क्रिकेट विश्व कप में टीम इंडिया की शानदार शुरुआत। पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका को दी 6 विकेट से मात। रोहित शर्मा ने बनाए नाबाद 122 रन। न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 2 विकेट से हराया। ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज की भिड़ंत आज। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्रेडिट पॉलिसी जारी कर दी है। आरबीआई ने मौद्रिक नीति की समीक्षा में रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती का ऐलान किया है। ये 6% से घटकर 5.75% हो गया है। लगातार तीसरी बार आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती की है। आरबीआई अब बैंक को 5.75% पर कर्ज उपलब्ध कराएगा। इससे पहले फरवरी और अप्रैल की पॉलिसी में भी आरबीआई ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की थी। शक्तिकांत दास के गवर्नर बनने के बाद ये लगातार तीसरी कटौती है। अब तक 3 पॉलिसी में 75 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की जा चुकी है। रेपो रेट कम होने का सीधा असर ईएमआई और ब्याज दरों पर भी पड़ेगा। आरबीआई ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यमों से रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट यानी आईएमपीएस और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर यानी एनईएफटी पर लगने वाले शुल्क को भी हटाने का ऐलान किया है। इस फैसले का सीधा असर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने वाले बैंक उपभोक्ताओं को फायदे के रूप में पड़ेगा। रेपो रेट में कमी से सभी तरह के लोन सस्ते हो सकते हैं। हालांकि ये बैंकों पर निर्भर करता है कि वो रेपो रेट में कमी का फायदा ग्राहकों को कब तक और कितना देते हैं। रेपो रेट वो दर है जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंकों को कर्ज देता है। The Monetary Policy Committee assessed the recent macroeconomic developments and the outlook in its meeting today. It voted unanimously to reduce the policy repo rate by 25 basis points and also to change the stance of monetary policy from neutral to accommodative. The unanimous vote reflects the resolve of the MPC to act decisively and act in time. At the outset, the MPC noted that global economic activity has not been able to sustain the improved performance seen in the first quarter of the calendar 2019 in the face of deepening slowdown in trade and manufacturing, which has impacted advanced and emerging market economies alike. Inflation remains below the target in several economies. In advanced economies, incoming data for second quarter of 2019 point to loss of momentum relative to the first quarter. The May 31st, 2019 data release of the National Statistical Office showed that the GDP growth for 2018-19 has been placed lower by 20 basis points at 6.8% relative to its February 28th estimate. In Q4 18-19, GDP growth decelerated sharply to 5.8%, down from 6.6% in Q3 and 8.1% a year ago. ग्रोथ नेट इंडिया का 7वां वार्षिक सम्मेलन दिल्ली में मनाया जा रहा है और इस सम्मेलन का विषय है बदलता विश्व, बदलता भारत। इस मौके पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि देश को की बड़ी आबादी ये मानती है
कि भारत का रुतबा दुनिया में बीते 5 वर्षों में बढ़ा है। वैश्वीकरण और अर्थव्यवस्था के सवालों पर जयशंकर ने कहा कि ग्लोबलाइजेशन फिलहाल मुश्किल दौर में है। ग्लोबल सप्लाई चेन, टैलेंट की मोबिलिटी और मार्केट तक पहुंच जैसे तमाम मसले हैं जिन पर बीते कुछ दिनों में बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि अगर हम आज के दौर में आर्थिक बदलावों को अमल में लाना चाहते हैं तो फिर विदेश नीति की भी इसमें अहम भूमिका है। Globalization is under stress. Many of the assumptions of globalization, which is global supply chains, mobility of talent, market access in different ways, I think all those are no longer assumptions we can make to the same degree with the same extent of confidence. I'm not saying that any of these are gone. I don't think we should over-dramatize it, but I think we need to understand the seriousness of what those changes are. The second change, I would say, is across the world, actually, and the reasons are very complex. Every society is different, every region is different. You've had actually, I would say, broadly a growth of nationalism. And that nationalism has been sort of validated electorally in many places. And, at one level, each is different, but somewhere there is a message out there. केंद्र सरकार ने 2 नई कैबिनेट कमेटियों और 6 कैबिनेट कमेटियों का पुनर्गठन किया है। इन कमेटियों में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति, आवासीय मामलों की कैबिनेट समिति, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति, संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति, सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी, साथ ही निवेश और विकास मामलों की समिति भी शामिल है। इसके अलावा रोजगार और कौशल विकास कैबिनेट कमेटी भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई सरकार के साथ ही सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी यानी सीसीएस का भी नए सिरे से गठन किया है। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे। साथ ही इस कमेटी में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार और आर्थिक विकास पर विशेष ध्यान देने के लिए 2 कैबिनेट समितियों का गठन किया है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में निवेश और विकास पर 5 सदस्यीय कैबिनेट समिति बनाई गई है। इस समिति में गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रेलवे और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, सड़क परिवहन और एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी को शामिल किया गया है। साथ ही रोजगार और कौशल विकास के लिए 10 सदस्यीय मंत्री पैनल का भी गठन किया गया है। जिस 10 सदस्यीय मंत्री पैनल का गठन किया गया है, इसमें अमित शाह, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल और नितिन गडकरी के अलावा 5 और केंद्रीय मंत्रियों को भी शामिल किया गया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कौशल और उद्यमिता मंत्री महेंद्र नाथ पांडे को इस कमेटी में जगह मिली है। श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार, आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप पुरी भी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में निर्वाचन क्षेत्रों में बदलाव को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से कोई फैसला नहीं लिया गया है। सरकार ने मीडिया में आई उन खबरों को खारिज किया है जिसमें जम्मू कश्मीर में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की बात कही गई थी। मीडिया में आई खबरों में कहा गया है कि गृह मंत्रालय की एक बैठक में मंगलवार को जम्मू कश्मीर में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और इसके लिए एक आयोग के गठन पर चर्चा हुई थी। गृह मंत्रालय के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर में परिसीमन के मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई। मीडिया के एक वर्ग में खबर आई थी कि गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में गृह सचिव और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की जिसमें इस विषय पर चर्चा की गई थी। सरकार ने 7वीं आर्थिक गणना की तैयारियां शुरू कर दी हैं। काम जून के आखिर तक या जुलाई के शुरू में होने की उम्मीद है।
इस काम के पूरा होने के बाद देश भर में असंगठित क्षेत्र के आर्थिक गतिविधियों की सही जानकारी मिल सकेगी। तैयारियां पूरी होने के बाद देश में आर्थिक गणना का काम शुरू हो जाएगा और इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय योजनाबद्ध तरीके से करेगा। भारत जैसे विशाल देश में आर्थिक गणना के काम को अंजाम देना बड़ी जिम्मेदारी है, पर इसे पूरा करने के लिए राज्य स्तर पर प्रशिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। राजधानी दिल्ली के लिए 7वीं आर्थिक गणना में शामिल प्रशिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए आज से राज्य स्तर पर कार्यशाला की शुरुआत हो जाएगी। आर्थिक गणना में देश की भौगोलिक सीमा के अंदर स्थापित सभी प्रतिष्ठानों और व्यापारिक संस्थानों की पूरी गणना की जाती है। आर्थिक गणना 6 साल के अंतराल के बाद हो रही है और इससे पहले 2013 में आर्थिक गणना की गई थी। केंद्र सरकार ने 4 राज्यों से अनुरोध किया है कि वो भारत सरकार की महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना आयुष्मान भारत से जुड़े और राज्यों के लोगों को इसका फायदा पहुंचाएं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली, ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर भारत सरकार की महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने का आग्रह किया है। खुले में शौच मुक्त गांव में पानी की शुद्धता नॉन ओडीएफ गांव के मुकाबले कहीं ज्यादा होती है। ये तथ्य यूनिसेफ की एक ताजा रिपोर्ट में आया है। यूनिसेफ ने दिल्ली में आयोजित हुए कार्यक्रम में अपनी रिपोर्ट जारी की। यूनिसेफ ने भारत के स्वच्छता अभियान को जनजीवन के लिए एक बेहतरीन कदम बताया है। कार्यक्रम में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी मौजूद रहे। इस मौके पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि स्वच्छ भारत में गांव-गांव को खुले में शौच मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया था, जो अब पूरा होने को है। उन्होंने बताया कि सरकार का अगला लक्ष्य ओडीएफ प्लस का होगा, जिसके जरिए ग्रामीण भारत में सॉलिड वेस्ट प्रबंधन की बेहतर व्यवस्था की जाएगी। जो सॉलिड वेस्ट विलेजेस में जनरेट हो रहा है, शहरों में उसके निस्तारण की कुछ समय तक कुछ व्यवस्थाएं हैं, कुछ हद तक उसमें काम हो रहा है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र में सॉलिड वेस्ट जो जनरेट हो रहा है उसके डिस्पोजल का एक प्रॉपर मैकेनिज्म तैयार करके उसके आगे द्वितीय चरण में इसको पूरा करें। संयुक्त राष्ट्र में ग्लोबल क्लाइमेट एंड क्लीन एयर समूह का भारत भी हिस्सा बनेगा। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक सम्मेलन के दौरान ये बात कही। इस दौरान बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट का भी विमोचन किया गया, जिसमें 438 नए प्लांट की पहचान की गई। इसके अलावा जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया रिपोर्ट का भी विमोचन किया गया। इसमें 179 जीव जंतुओं की नई प्रजातियों का जिक्र है। पर्यावरण मंत्री ने इस मौके पर कहा कि वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए कई अहम कदम उठाए गए हैं, जिसका असर भी देखने को मिला है। एयर क्वालिटी इंडेक्स का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि हवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। हालांकि शुद्ध हवा के लिए जन भागीदारी के साथ आंदोलन की जरूरत है। दुनिया प्रदूषण के मसले को ये जो चैलेंज है, इसको मीट करने के लिए हम सभी काम करना है। और इसलिए एक यूनाइटेड नेशन लेड ग्लोबल क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन बन रहा है, तो भारत उसका हिस्सा होगा और वो निश्चित रूप से एक अच्छा काम करके दिखाएगा। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग दिवस की तैयारियां शुरू कर दी हैं। उन्होंने ताड़ासन का 3D वर्जन जारी किया है। सबसे पहले अपने पैरों को परस्पर 2 इंच की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं। अब अपने हाथों को कंधों तक उठाएं। हथेलियों को सामने रखकर अपनी उंगलियों को आपस में पकड़ें और फिर धीरे से कलाइयों को बाहर की तरफ मोड़ें। अब धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए अपनी भुजाओं को कंधों की सीध में उठाते हुए सर के ऊपर ले जाएं। इस अवस्था में अपने शरीर को स्थिर करने के बाद अब धीरे धीरे अपनी एड़ियों को जमीन से ऊपर उठाएं और पंजों के बल खड़े हो जाएं। अब बिना अपना संतुलन खोए, बिना पैरों को हिलाए इस स्थिति में 10 से 15 सेकंड तक रहें। सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें। कुछ देर आराम से रहें। शुरुआत में संतुलन बनाना थोड़ा कठिन हो सकता है। इसके लिए आप अपने सामने एक बिंदु पर अपनी आंखें केंद्रित करें। इस आसन के नियमित अभ्यास से संतुलन बनाना सरल हो जाएगा। ये आसन रीढ़ से जुड़ी तंत्रिकाओं के संतुलन को ठीक करता है, शरीर की मुद्राओं यानी पोस्चर को बेहतर बनाता है।
इससे जांग, घुटने और एड़ियां मजबूत होते हैं। यदि आप हृदय रोग, सर चकराना या पैरों में सूजी हुई नसों जिसे वेरिकोज वेन कहते हैं से पीड़ित हों तो ये आसन ना करें। 10 से 15 सेकंड तक इस मुद्रा में रहने के बाद धीरे से अपनी सांस छोड़ते हुए अपनी एड़ी को वापस जमीन पर रखें। धीरे से उंगलियों को खोलें और अपने हाथों को नीचे लाकर वापस सीधे खड़े हो जाएं। इस आसन का नियमित अभ्यास शारीरिक और मानसिक संतुलन विकसित करता है। भारतीय वायुसेना ने लापता AN-32 विमान का पता लगाने के प्रयास तेज कर दिए हैं। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि जंगल, दुर्गम भूभाग और खराब मौसम के बावजूद तलाशी अभियान का विस्तार किया गया है। एयरबोर्न सेंसर के प्राप्त सभी संकेतों का आकलन किया जा रहा है और उसके अनुसार कदम उठाए जा रहे हैं। तलाशी अभियान में विमान और पैदल दस्ते दोनों ही शामिल हैं। मेडिकल कॉलेजों में दाखिला लेने के लिए जरूरी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट परीक्षा के नतीजे जारी कर दिए गए। राजस्थान के नलिन खंडेलवाल ने परीक्षा में टॉप किया है और ऑल इंडिया में पहली रैंक हासिल की है। नलिन ने 720 में से 701 अंक हासिल किए हैं। दूसरे नंबर पर दिल्ली के भाविक बंसल रहे। वहीं उत्तर प्रदेश के अक्षत कौशिक तीसरे स्थान पर आए हैं। लड़कियों में तेलंगाना की माधुरी रेड्डी ने टॉप किया है, जिन्हें कुल 695 अंक मिले हैं। ऑल इंडिया रैंकिंग में माधुरी 7वें नंबर पर आई हैं। देश भर में इस साल नीट प्रवेश परीक्षा 5 मई और 20 मई को आयोजित की गई थी, जिसमें 14,10,755 छात्रों ने हिस्सा लिया था। इनमें से 7,97,042 छात्रों को सफलता मिली है। परीक्षा पास करने वाले छात्रों की तादाद 56% से ज्यादा है। नीट की परीक्षा मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में दाखिले के लिए आयोजित की जाती है। छात्र इस परीक्षा को पास करके एम्स जैसे कुछ चुनिंदा संस्थानों को छोड़कर देश के सभी मेडिकल कॉलेजों में MBBS या BDS कोर्सेज में दाखिला ले सकते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। कितने तैयारी करते थे इसके लिए? किस तरह का प्लान था आपका? रोज 8 घंटे पढ़ता था मैं और कम से पूरा बराबर पढ़ता था, तो उसका रिजल्ट कब लक्ष्य बनाया आपने और स्टार्टिंग से ही था 11 से, इसलिए ज्वाइन किया था एलन और बस सक्सेस मिला है इस चक्कर। और नीट परीक्षा में चौथी रैंक हासिल करने वाले स्वास्तिक भाटिया ने राज्यसभा टीवी से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने अपनी सफलता का मंत्र बताया है। स्वास्तिक से बात की हमारे संवाददाता भरत सिंह दिवाकर ने। नीट 2019 का रिजल्ट आ चुका है और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं ऑल इंडिया चौथी रैंक लाने वाले स्वास्तिक भाटिया। स्वास्तिक, सबसे पहले आपको राज्यसभा टीवी की तरफ से बहुत बहुत बधाई चौथी रैंक लाने के लिए। तो सबसे पहले ये बताइए, कैसा लग रहा है आपको ऑल इंडिया चौथी रैंक लाने के बाद? ऑल इंडिया फोर्थ रैंक लाने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है कि मम्मी पापा और टीचर्स की मेहनत सफल हो गई लास्ट में आकर। किस तरह की मेहनत की थी आपने? क्या प्रिपरेशन रही आपकी कि आपने क्या सोचा था कि चौथी रैंक आएगी या इससे ज्यादा का सोचा था कुछ? नहीं, स्टार्टिंग में तो ऐसा नहीं लग रहा था कि इतनी अच्छी आ पाएगी, पर लास्ट में जब आकाश के जो टेस्ट होते हैं उनमें अच्छा स्कोर आया तो फिर लगा कि आ भी सकती है अगर और मेहनत करे तो। आगे के लिए क्या योजना है आपकी? इस टेस्ट में चौथी रैंक लाए तो उसके बाद क्या करेंगे? मैं हार्ट सर्जन बनना चाहता हूँ, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है मेरा। फिर आगे तो जब हो जाएगी MBBS उसके बाद ही देखेंगे। तो आने वाले जो छात्र हैं जो इस टेस्ट में बैठेंगे 2020 में, उनके लिए क्या सक्सेस मंत्र देना चाहेंगे, क्या टिप्स देना चाहेंगे सफलता के? कि वो सोशल मीडिया से दूर रहें और फिजिक्स पे अपनी ग्रिप बना के रखें। स्टार्टिंग से वो मुश्किल आती है थोड़ी। ये थे हमारे साथ स्वास्तिक भाटिया, जिन्होंने नीट 2019 में चौथी रैंक हासिल की है पूरे भारत में, और उन्होंने बताया कि क्या सक्सेस मंत्र रहा उनका और उन्होंने सक्सेस टिप्स भी दिए आने वाले छात्रों को। कैमरामैन संतोष के साथ भरत सिंह दिवाकर, राज्यसभा टीवी, नई दिल्ली। अखिल भारतीय नीट परीक्षा में सफल छात्रों को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट करके बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने लिखा है कि इस वर्ष की अखिल भारतीय नीट परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले राजस्थान के नलिन खंडेलवाल और छात्राओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली तेलंगाना की माधुरी रेड्डी जी की उपलब्धियों पर मेधावी छात्रों को मेरी हार्दिक बधाई। साथ ही इन छात्रों के गुरुओं और अभिभावकों को भी मेरी हार्दिक बधाई, जिनके मार्गदर्शन और आशीर्वाद से ये सफलता सिद्ध हो सकी। प्रतिभाशाली छात्रों को भावी सफलताओं और उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं।
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भारत को तकनीक में ग्लोबल लीडर बनाने के लिए कारगर रणनीति अपनाने का आह्वान किया है। इसके लिए उन्होंने अनुसंधान और विकास में निवेश पर जोर देने की बात कही है। हैदराबाद में न्यू पैराडिग्म्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड साइबर सिक्योरिटी विषय पर CR राव एडवांस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर साइंस में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने ये बातें कही। भारत की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का जिक्र करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था 2022-23 तक 4 ट्रिलियन की होगी। उन्होंने गरीबी, भुखमरी, शिक्षा और बीमारी जैसी प्रमुख चुनौतियों से निपटने के लिए इनोवेशन पर जोर दिया। I am showing interest. And of course, the Minister of Science and Technology, Minister of Defense, Arya, Minister of different ministries, they all requested me, sir, if you can spare some time and visit our institutions, it will be good. Now, I myself developed interest. I have gone through the catalogue of the institutions in the country. I am trying to reach out to those institutions, science and technology, the research institutes, to know what is happening there in the lab and tell them to connect it to the land. Appreciate what they are doing and tell them what are the challenges still. Know things better for yourself. Third is, I am also meeting farmers, agriculturists. Agriculture is our basic culture. It's facing certain problems, challenges now. Not because of this government or that government. They have been there. Vagaries of monsoon, nature, so many things are against the farming community's interests. So, how do you address that? You cannot be complacent simply because you have excess food production as of now. But we are also having excess population. It's going on increasing. It will. Nobody is paying attention to that also. So you need to have a homegrown food security. You can't depend on imported food security, as Dr. Swaminathan has said. And you also have deficiency. Every one of us, if you go to doctor will say C vitamin deficiency, D vitamin deficiency, B12 deficiency, this deficiency, that deficiency and all. Because we are not friendly with nature. And we are not eating proper food also. Not following proper life also that way. So all these challenges are there. So you need to have a homegrown food security. And you need to protect agriculture and also make it viable, sustainable. So I am interacting with them and conveying to the ministers concerned, to the Prime Minister sometimes, of what is my feedback, etc. और अब बात क्रिकेट वर्ल्ड कप की। क्रिकेट विश्व कप प्रतियोगिता में भारत ने जीत के साथ अपना आगाज किया है। साउथहैम्पटन में कल खेले गए अपने पहले मुकाबले में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 6 विकेट से मात दी। दक्षिण अफ्रीका ने टीम इंडिया के सामने जीत के लिए 228 रनों का लक्ष्य रखा, जिसे भारतीय टीम ने 48वें ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। रोहित शर्मा ने नाबाद 122 रन बनाए, उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। महेंद्र सिंह धोनी ने 34, KL राहुल ने 26 रन बनाए। हार्दिक पांड्या 15 रन बनाकर नाबाद रहे। टीम इंडिया की जीत का आधार गेंदबाजों ने तैयार किया। युजवेंद्र चहल सबसे कामयाब गेंदबाज रहे। उन्होंने 10 ओवर में 51 रन देकर 4 विकेट लिए। वनडे करियर का 50वां मैच खेल रहे जसप्रीत बुमराह ने 10 ओवरों में 35 रन देकर 2 विकेट लिए। भुवनेश्वर कुमार ने 44 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। कुलदीप यादव ने 10 ओवर में 46 रन देकर 1 विकेट लिया। विश्व कप प्रतियोगिता में दक्षिण अफ्रीका की लगातार तीसरी हार है। ऐसे में अगले चरण तक पहुंचने के लिए अब अफ्रीकी टीम को अपने शेष सभी मुकाबलों में जीत दर्ज करनी होगी। वहीं एक दूसरे मैच में न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को रोमांचक मैच में 2 विकेट से मात देकर विश्व कप में लगातार दूसरी जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश की टीम 49.2 ओवर में 244 रन बना सकी और इसके बाद जीत के लिए लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की अच्छी शुरुआत रही। जीत के 244 रनों के लक्ष्य को न्यूजीलैंड ने 47.1 ओवर में हासिल कर लिया। वहीं आज विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच मैच खेला जाएगा। और अब बात मौसम की। हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और विदर्भ समेत मध्य और उत्तर भारत के इलाकों में तेज गर्म हवाओं ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। महाराष्ट्र और तेलंगाना में गर्मी का सितम जोरों पर है। लोगों को घरों से निकलना दूभर बना हुआ है। कई राज्यों में भीषण गर्मी का प्रकोप है। 3 दिनों तक राजस्थान, मध्य प्रदेश और विदर्भ में गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। हालांकि मौसम विभाग ने
उम्मीद जताई है कि अगले 24 घंटों में मौसम करवट ले सकता है। दिल्ली एनसीआर में अधिकतम तापमान 42 डिग्री तक रहने की संभावना है, वहीं न्यूनतम तापमान 31 डिग्री तक रहने की संभावना है। देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी के बीच मानसून का इंतजार थोड़ा और करना पड़ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार मानसून 1 हफ्ते की देरी से 8 जून को केरल से टकराने की संभावना है। आमतौर पर मानसून 1 जून को केरल में दस्तक दे देता है और इसके साथ ही आधिकारिक तौर पर 4 महीने की बारिश के मौसम का आगाज होता है। आईएमडी ने मानसून को लेकर कहा है कि उत्तर की तरफ धीरे धीरे बढ़ने की अनुकूल संभावना के कारण 8 जून के आसपास केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत की उम्मीद है। अगले 3-4 दिनों में उत्तर पूर्व राज्यों के कुछ भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून के बढ़ने को लेकर अनुकूल स्थिति बनने की संभावना दिख रही है। जैसे जैसे गर्मी का सितम बढ़ रहा है, देश के कई हिस्सों में पानी का संकट भी बढ़ रहा है। कई राज्यों में पानी भंडारण के लिए बनाए गए जलाशय खाली होने की कगार पर हैं। अधिकारियों के मुताबिक इस बार जलाशयों के पानी की कमी पिछले 10 साल के मुकाबले सबसे ज्यादा है। देश के पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों में जलाशयों का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। केंद्रीय जल आयोग के 30 मई के आंकड़े के मुताबिक देश के 91 प्रमुख जलाशयों के कुल भंडारण क्षमता का महज 20% पानी ही बचा है। इस समय रिजर्वायर में पानी 10%, 12%, 15% ही रहते हैं। इनफैक्ट अभी जो फिलहाल जो जितना सारे जलाशयों में देखा जाए, जिन जलाशयों की हम बात करते हैं उनमें जिनको CWC मॉनिटर करता है, उसमें पिछले साल की बजाय 14% ज़्यादा पानी है और हम 10 साल का भी एवरेज लें तो उससे 3% ज़्यादा पानी है। जिन राज्यों के जलाशय इन गर्मियों में सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं उनमें राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल के हैं। जल शक्ति मंत्रालय के सचिव का कहना है कि पानी के भंडारण की ये कमी मानसून के देरी के चलते उत्पन्न हुई है। इसका मतलब नहीं है कि सभी रिजर्वायर में 20% पानी बचा है। किसी रिजर्वायर में 25% पानी बचा है तो किसी में 15%, 10%, 8%, 3% भी पानी बचा है। अभी जो थोड़ी दिनों के लिए जो समस्या हुई है 2 कारणों से, एक तो मुख्य कारण उसका यही है कि जो प्री मानसून रेनफॉल जो होता है वो इस बार प्री मानसून रेनफॉल काफ़ी डेफिसिट रहा है। तो प्री मानसून रेनफॉल जो है वो एग्रीकल्चर पे इफेक्ट नहीं डालता है क्योंकि अभी तो हमारा सोइंग का और सीजन ही नहीं आया है। लेकिन हाँ, जो पीने का पानी जो है वो कहीं कहीं दिक्कत ज़्यादा इसलिए भी हुई है कि जो हमारा प्री मानसून रेनफॉल है वो डेफिशिएंट रहा है। बीते महीने के आखिर तक देश के 91 प्रमुख जलाशयों में उपलब्ध पानी 31.65 अरब घन मीटर रहा, जो इन जलाशयों की कुल भंडारण क्षमता से 80% कम है। लीना शर्मा, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं देश भर में अलग अलग हिस्सों के मौसम के हाल की जानकारी के साथ। नमस्कार।